नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके सामने वीकली डीएनए लेकर आए हैं, जिसमें आज हम उन टॉपिक्स को करेंगे जो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन कंटेक्स्ट टू एनवायरमेंटल फील्ड ऑल्सो, जोग्राफिकल फील्ड ऑल्सो, और साथ में उन एस्पेक्ट्स को देखेंगे जो आपके नॉर्मल डेली डीएनए में छूट गए हैं। तो जैसा कि पहला जो हमारा आर्टिकल है ये है ऑल इज नॉट वेल विद द सॉइल, यानी कि मिट्टी मृदा के साथ सब कुछ सही नहीं है। यह आर्टिकल आपका जो आया था यह इंडियन एक्सप्रेस में आया था और 9 दिसंबर को आया था। तो आखिरकार बात उठती है कि यह बोलना क्या चाह रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर। तो जैसा आप जान रहे हो कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो खत्म होती जा रही है। साथ में जो उसकी उर्वरता है यानी कि फर्टिलिटी है वो भी खत्म हो रही है। और फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो हमने देखा हरित क्रांति में कि हमने HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, साथ में हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं जो हमने सॉइल की जो गुणवत्ता थी उसको पूरा हार्नेस करने लगे। उसके साथ साथ जो हमारी डेवलपमेंट आज के डेट में हो रही है, तो जो हम कचरा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीजें मतलब बेसिकली हम बोले तो जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो कचरा निकल रहा है, उन कचड़ों को भी लैंड फिलिंग्स में डाल रहे हैं या फिर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन केमिकल्स के इस्तेमाल से या फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, रासायनिक उर्वरक है, उनके इस्तेमाल से कहीं ना कहीं मिट्टी की उर्वरता खराब हो रही है। अब मिट्टी की उर्वरता खराब होने से क्या प्रॉब्लम हो रही है, साथ में जो खुदाई चल रही है, कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं, इससे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे ये हो रहा है कि हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण जो हमारी खाद्य की जो जरूरतें हैं, मतलब कि बोले तो क्रॉप्स की और साथ में जो अनाजों की जरूरत है वो बढ़ती चली जा रही है। अनाजों की जरूरत को पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है कि जब तक प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा, तब तक हमारी जो जरूरत है, आवश्यकता है, वो पूरी नहीं होगी। अब इसके कारण हम ज्यादा से ज्यादा उसे हार्नेस कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक समय आ रहा है, समय आता चला जा रहा है कि जो मिट्टी की गुणवत्ता है डिग्रेड होती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है। और ये बहुत ही एक तरीके से सोचने का विषय बन चुका है हमारे लिए। दिन प्रतिदिन जो शहरीकरण होता चला जा रहा है, अर्बनाइजेशन होता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम खेती युक्त जमीन को हम कंक्रीट जंगल्स में बदलते चले जा रहे हैं, उसे शहरों के उपयोग में लाते चले जा रहे हैं, जिसके कारण जो उपजाऊ मिट्टी है, नदियों के किनारे वाला क्षेत्र है, वहां हम आवास बना रहे हैं, शहर बना रहे हैं। तो इनडायरेक्टली धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं। तो आपका जो सवाल आएगा वो ये आ सकता है कि आखिरकार ये जो मुद्दा उठा है कि मिट्टी के साथ सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ऑल इज नॉट वेल विद द सॉइल, आखिरकार इसका मतलब क्या है, अर्थात इसका प्रेजेंट लाइफ में निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इन सारी चीजों को हमें देखना होगा और यही इस बात का जो है आउटकम निकल रहा है जो इस आर्टिकल में है। वहीं दूसरी तरफ इसको बचाने का भी कार्य किया जा रहा है, जैसे कि बायोमैन्योर, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल, या फिर जो हम यूज कर रहे हैं ट्रेडिशनल खाद, गोबर खाद वगैरह, इन सभी का इस्तेमाल करने से अब क्या होगा, जो उर्वरता है वो बरकरार रहेगी। रासायनिक उर्वरक का ना इस्तेमाल करके हम उसके क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। उस क्वालिटी के मेंटेन करने से जो मिट्टी है वो अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि मिट्टी के 1 सेंटीमीटर मोटाई के भाग को बनने के लिए लाखों करोड़ों साल लगते हैं। लेकिन अगर उसे सोच समझकर इस्तेमाल ना करें तो जो उपजाऊ मिट्टी है वो तो खत्म होती चली जा रही है और साथ में वो बंजर भूमि के रूप में बदलती चली जा रही है। बंजर भूमि बनेगी या फिर उसकी उर्वरता कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, साथ में पेड़ पौधों पे भी प्रभाव पड़ रहा है। और जो मिट्टी टॉक्सिक होती चली जा रही है उसे पेड़ पौधे ले रहे हैं और उन पेड़ पौधों को हम सेवन कर रहे हैं, हम खा रहे हैं सब्जियों के रूप में। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो केमिकल हमारे बॉडी में भी आ रहा है। तो इनडायरेक्टली हमें उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है, उसकी गुणवत्ता को हमें कंजर्व करना है, संरक्षित करना है, और इसी को बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन मेथड, यानी मृदा संरक्षण का जो एक तरीका है उसे हमें अपनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे,
और वो क्या है हमारा बच्चों, 10 दिसंबर को आया था, इन एनर्जी डिपेंडेंट वर्ल्ड द इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी, जो ठीक उससे जुड़ा हुआ है। अब यहां क्या बोला जा रहा है, इस आर्टिकल का मतलब क्या है, जरा ध्यान देना बच्चों। अभी ऊर्जा पे जो टिका हुआ हमारा विश्व है, ऊर्जा के लिए हम इतना भागदौड़ कर रहे हैं, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या फिर तापीय ऊर्जा या फिर जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इन सब के बारे में। तो अब जब ऊर्जा पे हम ज्यादातर डिपेंड हो गए हैं, तो फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सिक्योरिटी जो है वो कैसे प्रभावित हो रही है। तो जाहिर सी बात है, हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में सबसे अहम बात है कि जब इंडस्ट्रीज चलेंगी, टेक्नोलॉजी होगी, तो हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ऊर्जा की जरूरत के कारण हमें लेबर की जरूरत पड़ रही है, और लेबर की जरूरत के कारण जो है वो किसान धीरे धीरे एक तरीके से अपना कृषि वाला कार्य छोड़कर वो इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उद्योगों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहां शिफ्टिंग से प्रॉब्लम यह है कि जो खेती करता था, अनाज उगाता था, अब वो अनाज नहीं उगा पाएगा। वही दूसरी चीज है, अगर वो नहीं आएगा तो हम अगर ऊर्जा के बारे में ही केवल सोचेंगे तो आखिरकार हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसके बारे में कौन सोचेगा। और ये जो है ये आपका द हिंदू में आया हुआ आर्टिकल है कि ऊर्जा के भूखे देशों या जो इंसानियत ऊर्जा के लिए इतना भाग रही है वो उस पक्ष को नहीं देख पा रही है जहां की खाद्य सुरक्षा भी सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। खाने के लिए नहीं होगा सबसे अहम बात, या फिर जो कृषि में उत्पादन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर कृषि में उत्पादन नहीं हुआ तो आगे चल के भूखमरी होगी। भूखमरी होगी यानी इनस्टेबिलिटी होगी। इनस्टेबिलिटी और अस्थिरता के कारण राजनीतिक दबाव पड़ेगा, या फिर जो विकसित देश है वो तो चलो ठीक है फूड सिक्योरिटी कैप्चर कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, लेकिन विकासशील देशों का क्या, जहां अधिकतर जनसंख्या अभी कृषि है और कृषि से वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं इंडस्ट्रीज की तरफ, तो कहीं ना कहीं जो फूड सिक्योरिटी वाला पार्ट है वो इफेक्ट हो रहा है। दूसरी चीज, ऊर्जा के ज्यादा स्रोतों को बढ़ाने के क्रम में हम एक तरफ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन विकास करने के साथ साथ हम उस भाग को छोड़ते चले जा रहे हैं जिसमें कृषि पे विकास हो सके, हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके और ये सारी चीजें हो सके। तो यहां कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा का भी सबसे बड़ा पहलू बनता है कि हम ऊर्जा कब तक ऊर्जा के पीछे भागेंगे या डिपेंड होते रहेंगे अगर हमारे पास खाना नहीं है। और वो सोसाइटी का भाग, समाज का भाग जो मुख्यतः उस तबके में आता है जहां रोटी, कपड़ा और मकान सबसे मुख्य जो एस्पेक्ट बनता है हमारा, वहां सबसे पहला रोटी भी आता है। और गौर कीजिए तो अगर पेट खाली हो तो अन्य काम नहीं होते, और अगर करना है तो जाहिर सी बात है उपद्रव होगा या फिर लोग मेल न्यूट्रिशन के शिकार होंगे, कुपोषित होंगे। और समय के साथ जब विकास होता चला जाएगा तो हम ऊर्जा की तरफ ही भागते चले जाएंगे और खाद्य की तरफ हमारा जो है रुझान कम होता चला जाता है। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल शेयर ऑफ सोलर एनर्जी एक्सप्लेन्ड। ये भी द हिंदू में आया था। सोलर एनर्जी, गौर कीजिए तो इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यह काम था कि हम सहारा रेगिस्तान जो है उस पे हम सोलर पैनल्स लगाकर सौर ऊर्जा को हार्नेस कर रहे हैं और इसे हम मिडिल ईस्ट, साथ में एशिया और यूरोप तक पहुंचाएंगे, जिसका उत्पादन अब धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन अब सबसे अहम मुद्दा यह होता है कि आखिर में इसमें कौन कितना योगदान करेगा और किसका कितना भाग होगा। तो इसको इंडिया ने शुरू किया था, और सबसे अहम बात है कि इंडिया इसको गवर्न कर रहा है एक तरीके से, जिसमें चाइना भी है, जापान भी है और साथ में अन्य विकसित देश भी हैं, यूरोपीय देश भी हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो निर्भरता है वो फॉसिल फ्यूल यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है उससे हटकर हम सोलर की तरफ जा रहे हैं। तो उस सोलर एनर्जी को हार्नेस करने से हमारी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई,
अब प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि अब इसका जो वितरण भाग है वो किसको कितना प्रदान किया जाए, यह सबसे अहम मुद्दा है। किसको कितनी जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि विकासशील देश जो है यहां इंडस्ट्रीज ज्यादा है, इंडस्ट्रीज ज्यादा होने के कारण, उद्योग ज्यादा होने के कारण ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये जो है ज्यादातर वो जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न ऊर्जा पे जो है रिलाई कर रहे हैं, यानी कि उस पे आश्रित है। अब उस आश्रित जो पॉपुलेशन है या फिर जो देश है उनको उससे हटाना है, क्योंकि जहां तक आपको अगर याद हो और पता भी हो कि अभी हमने COP29 किया अजरबैजान में बाकू के अंदर, तो यहां पे क्या सीन हुआ कि हम भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन उत्सर्जन के कम करने की बात कर रहे हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड की भी बात कर रहे हैं। और वहां अगर हम कार्बन उत्सर्जन के कम करने की बात करते हैं तो मुद्दा यह है कि कार्बन उत्सर्जन कम कब होगा, जब जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम होगा। और वो तभी हो सकता है जब हम सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा या फिर भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा करें। और वर्तमान समय में जो सौर ऊर्जा है वो हमारे पास अभी बहुत मात्रा में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी टेक्नोलॉजी और जो उत्पादन है सौर ऊर्जा की उतनी हद तक नहीं पहुंची है जितने हद तक हमारी जरूरतें हैं। और ये क्योंकि बहुत सारे देशों के द्वारा एक सम्मिलित कार्यक्रम है, तो यहां सबसे बड़ा जो बात उठता है वो है आवंटन का, कि किसको कितना दिया जाए। अब जाहिर सी बात है सहभागिता है तो जिसका जितना शेयर होगा, परसेंटेज जो जितना उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके हिसाब से उसको मिलेगी। लेकिन यहां एक और बात उठती है, क्या उनको उतने की जरूरत है या नहीं है। बात तो यह भी है। और वो क्या अन्य ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधनों के अलावा दूसरे ऊर्जा से आ रही है, जैसे वायु ऊर्जा हो गई या फिर भूतापीय ऊर्जा हो गई, तो इन सब में से भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर उन्हें अन्य स्रोतों से ऊर्जा प्रदान हो रही है तो क्या हम उन्हें सौर ऊर्जा जो हमें मिल रही है या जिसको हम हार्नेस कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, क्या उसे उतना देना उन्हें जरूरी है। लेकिन विकसित देश ज्यादा पैसे हैं उनके पास, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जरूरतें उतनी नहीं है, उतना इस्तेमाल नहीं है। तो अब इस मुद्दे पे थोड़ा सा मतभेद पैदा हो रहा है कि कम देकर ज्यादा इस्तेमाल चाहिए या फिर ज्यादा देकर कम इस्तेमाल चाहिए। और सबसे बड़ी बात है हम क्यों करें। मतभेद यह भी तो है कि हमने अगर ज्यादा लागत लगाया, हमने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो हमें ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन ऊर्जा के बारे में हम एक और चीज जानते हैं, हम इसे इकट्ठा नहीं कर रख सकते, इसे हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब इस इस्तेमाल में क्या आपके पास है उतना, तो इन सारी चीजों के बारे में यह थोड़ा सा एक सोचने योग्य बात है। और सबसे अहम बात है, इस पे थोड़ा सा मतभेद अभी भी चल रहा है ग्लोबल सोलर अलायंस के साथ। फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और अगले आर्टिकल को देखते हैं जो है 12 दिसंबर का आया था हमारा। Why animals kill their young? Many reasons, not just accident. यानी जानवर जो है अपने बच्चों को क्यों मार रहे हैं, और यह केवल एक दुर्घटना नहीं है, तो आखिरकार है क्या। Infanticide has been a recurrent theme in human history and mythology. अब यहां इसे ह्यूमन मतलब बोले तो मानवों से जोड़ा जा रहा है कि बच्चों को मारना जो है वो मानव इतिहास का एक भाग रहा है, और जिसे बोलते हैं ना शिशु बलि, ऐसी बात। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि हम इन्हें जानवरों से जोड़ रहे हैं। और क्या बोला जा रहा है कि जानवर अपने बच्चों को क्यों मार रहे हैं। तो देखो, अगर हम पर्यावरण के हिसाब से बात करें बच्चों, तो पर्यावरण के हिसाब से यहां आता है सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो हारेगा वो मरेगा। अब लेकिन मुद्दा यह है कि क्या अपने ही बच्चों को मारना जानवरों के लिए एक उपाय बच गया है, या वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहां बहुत सारे मतभेद है पर्यावरणवादियों के बीच में। और सबसे अहम बात है कि कुछ सोच रहे हैं कि वो ऐसा मजबूरीवश कर रहे हैं, कुछ मान रहे हैं कि उनके नेचर में परिवर्तन आ रहा है, उनकी प्रवृत्ति बदलती चली जा रही है। और साथ में
वो संसाधनों की कमी के कारण ऐसा कर रहे हैं। अब यहां कुछ पहलू है। पहला पहलू जलवायु बदलना। अब क्योंकि जलवायु बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है रिसोर्सेस कम होते चले जा रहे हैं। रिसोर्सेस कम होने के कारण अगर हम इसका सकारात्मक पहलू देखें तो जानवर ये सोचते हैं कि अगर ये आ जाएंगे तो ये भी कंपटीटर हो जाएंगे। और सबसे अहम बात, ये मुद्दा उठा कहां से, जब बाघों ने, एक बाघ ने अपने ही बच्चों को मार दिया, यहां से उठा। तो अब बात उठती है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो संसाधनों की कमी हो जाएगी। संसाधनों की कमी होने के कारण अब उन्हें लड़ना पड़ेगा। और क्या गारंटी है कि उम्र बढ़ने के साथ जो मां है या बाप है वो मजबूत रहेंगे। हो सके वो कमजोर हो जाए, बच्चे ताकतवर हो जाए, और बच्चों के ताकतवर होने के कारण जो चीजें हैं वो अलग हो जाए, या फिर वो उन्हें मार दे। तो जब वो छोटे हैं, कमजोर हैं, तो हम ही उन्हें मार देते हैं। इससे क्या होगा कि जो प्रतिस्पर्धा है वो हमारी कम हो जाएगी। सबसे अहम बात तो ये है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जलवायु बदलने के कारण एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। और पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है बच्चों? पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हमारा, तो बच्चों मुद्दा ये है कि सबसे अहम बात कि पॉजिटिव एस्पेक्ट, जलवायु परिवर्तन होने के कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। बीमारियां होने के साथ साथ सबसे अहम बात है उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं, या फिर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उन्हें जीवन जीने में तकलीफ होगी, संसाधन कम होंगे। तो इसके कारण तुम बुरा देखने से बढ़िया है कि अब इसे मार दिया जाए, क्योंकि उसके जीवन में कष्ट होगा, संसाधनों की कमी होगी। यह भी पॉजिटिव एस्पेक्ट। लेकिन सबसे अहम बात है कि आखिरकार ये क्यों कर रहे हैं? अब क्योंकि हम जानवरों की भाषा नहीं समझ सकते, उनका तरीका नहीं समझ सकते, तो इसे बस एक अंदाजा लगाया जा सकता है पर्यावरणीय संकेत से कि जलवायु परिवर्तन के कारण और जो हमारा सिचुएशन है वो हार्श होने के कारण ऐसा जानवर कर रहे हैं, या उनकी प्रवृत्ति में उग्रता आती चली जा रही है, वो थोड़े से सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट के रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं। यानी कि हमें खुद के जीने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ रही है, नहीं तो फ्यूचर में जाकर हमें भी बहुत परेशानियां हो सकती हैं। फिर उसके बाद अगर हम आए तो 12 दिसंबर को आपको मिला था फर्स्ट आइस फ्री डे इन द आर्कटिक कुड कम बाय 2030 अ न्यू स्टडी। व्हाई डज इट मैटर? ध्यान देना बच्चों। आर्कटिक सी आइस हैज बीन श्रिंकिंग फॉर डिकेड्स। इन द लास्ट 40 years द sea ice extent has been decreasing by 12.6% each decade. ध्यान देना, आर्कटिक महासागर का जो बर्फ है वो पिघल रहा है और ये ध्रुवीय क्षेत्र है हमारा। और सबसे अहम बात है, ध्रुवीय क्षेत्रों को क्रायोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है, क्रायोमंडल। क्रायोस्फेयर आखिरकार है क्या? तो अगर हम सीधी भाषा में और इंसानों की भाषा में बोले तो ये पृथ्वी का मुख्यतः या प्रकृति का जेल है, जिस जेल में प्रकृति ने उन जीवों को बांध रखा है या कैद कर रखा है जो वर्तमान समय के जीवन के लिए हानिकारक है या अच्छे नहीं। दूसरी बात, जो बर्फ है वो साफ पानी है। तो यहां बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, और अगर हम इन एस्पेक्ट्स की बात करें बच्चों तो आओ देखते हैं। जो हमारा क्रायोस्फेयर है, इसमें दो पहलू हैं। पहला जो हमारा पहलू है वो एक तरीके से समझ सकते हो कि जेल है, और दूसरा पहलू जो है वो है पानी। ठीक है? जो जेल का भाग है क्रायोस्फेयर का वो जमा हुआ है, यानी बहुत ठंडा है, और बहुत ठंड में जीवन पैदा नहीं हो सकती। तो जीवन जब पैदा नहीं हो सकती तो जाहिर सी बात है कि यहां पे वो जीव बैठे हुए हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस है जो फंसे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं वर्तमान जीवन के लिए हानिकारक है। लेकिन जैसे ही वो बर्फ पिघलेगी ये निकलेंगे।
ये निकलेंगे गर्मी के कारण। हम जानते हैं जब गर्मी बढ़ेगी तो इनको प्रजनन करने में, इनके पैदावार में वृद्धि होगी। और फिर से वही चार्ल्स डार्विन की थियरी आती है, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। अब ये अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, वर्तमान जीवों पे इनका दुष्प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है वो एक सोचने वाली वस्तु है या सोचने का मुद्दा है कि आखिरकार जो फंसे हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं, ये सारी चीजें। दूसरी बात, जो बर्फ पिघलेगा वो पानी होगा। ये पानी कहां जाएगा? महासागरों में जाएगा, ठीक है। और जब महासागरों में जाएगा तो इसके बहुत सारे कारण भी निकलेंगे। क्या क्या निकलेंगे? पहला, महासागरों का जल स्तर बढ़ेगा। महासागरों के जल स्तर बढ़ने के कारण जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, द्वीप हैं, ये सब डूबने लगेंगे। अब इनके डूबने के कारण क्या होगा कि वहां जो वनस्पति है, जैव विविधता है, वो खत्म होने लगेगी। उनके खत्म होने के कारण कहीं ना कहीं खाद्य श्रृंखला और खाद्य पिरामिड जो है हमारी, वो टूटेगी, पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ना शुरू होगा। वहीं दूसरी तरफ जब ये बर्फ है हमारा, आइस, ये बेसिकली साफ पानी है। जब ये साफ पानी महासागरों में मिलेगा, ठीक है, और महासागरों में मिलते ही इनकी लवणता पे प्रभाव डालेगा। आप जानते हो महासागरों की लवणता शुद्ध साफ पानी के जुड़ने और घटने से बढ़ती घटती रहती है। और इस लवणता के कारण महासागरीय धाराएं चलती हैं। महासागरीय धाराओं का मुख्य कार्य क्या है? वो है पृथ्वी पे तापमान का वितरण। वहीं दूसरी तरफ जो ये पानी है वो बहुत ठंडा है तो गर्म पानी को भी ठंडा करेगा। यानी कहीं ना कहीं जो आर्कटिक की बर्फ है वो जब महासागरों में पिघलकर मिलेगी तो लवणता में बदलाव होगा, तापमान में बदलाव होगा, जिसके कारण महासागरीय धाराओं का जो संचलन है, सामान्य संचलन है, वो बिगड़ेगा। अब उसके बिगड़ने के परिणाम स्वरूप फिर क्या होगा? तो कहीं ना कहीं जो तापमान वितरण हो रहा है निचले अक्षांशों से ऊपरी अक्षांशों की तरफ और ऊपरी अक्षांशों से निचले अक्षांशों की तरफ, उसमें बदलाव होगा। ठंडा पानी और ठंडा होता चला जाएगा और जो गर्म है वो भी ठंडा होगा, उसकी लवणता बदलेगी। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज होगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो उत्तरी अटलांटिक अपवाह जो गर्म जलधारा है और नॉर्वेजियन धारा, यह यूरोप के उत्तरी तटों को खुला रखती है ठंड में भी, यानी सालों भर खुला रखती है। कारण है गर्म होना, ठीक है। गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की तरफ पानी लेकर जाती है, गर्म जलधारा है। लेकिन जैसे ही आर्कटिक की बर्फ पिघलेगी वो ठंडा पानी और साफ पानी नीचे आकर मिलेगा। जो पूर्वी ग्रीनलैंड धारा और लैब्राडोर धारा है, पश्चिमी ग्रीनलैंड धारा, अब ये जब आकर मिलेंगे तो गल्फ स्ट्रीम को भी ठंडा करेंगे, साथ में अटलांटिक ड्रिफ्ट को भी ठंडा करेंगे, अपवाह को, और नॉर्वेजियन धारा को भी। अब इस कारण से यूरोपीय बंदरगाह जो है या फिर जो शीतोष्ण अक्षांश में मौजूद बंदरगाह है, जो बेसिकली ठंड में भी खुले रहते हैं या सालों भर खुले रहते हैं, वो अब ठंडक बढ़ने के कारण या पानी के ठंडा होने के कारण जम जाएंगे। जमने के कारण 6 महीने खुले रहेंगे तो यातायात होगा, 6 महीने नहीं होगा। यातायात नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा। व्यापार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं विकास पे फर्क पड़ेगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क पड़ेगा। वहीं तीसरी तरफ अगर आपको याद हो तो तापमान को स्थानीय तौर पे प्रभावित करने वाले कारकों में महासागरीय धाराएं भी आती हैं। अब जो महासागरीय धाराएं अति ठंड अक्षांशों पर पहुंचकर वहां के तटीय तापमान को थोड़ा सा नॉर्मल बना रही हैं, वो जैसे ही ठंडी होंगी उस तटीय क्षेत्र में जो ठंड का प्रभाव है, ठंडी हवाओं का जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा। उसके बढ़ने के कारण वहां जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो इनडायरेक्टली जो आर्कटिक का बर्फ पिघल रहा है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो जलवायु वैज्ञानिकों को, जो समुद्र वैज्ञानिकों को, समुद्र शास्त्रियों को परेशान कर रहा है, क्योंकि वो बर्फ
अगर महासागरों में मिला तो कहीं ना कहीं महासागरों का पैटर्न चेंज होगा। महासागरों के पैटर्न के चेंज होने से मौसम संबंधित गतिविधियां जो है वो बदल जाएंगी। मौसम संबंधित गतिविधियों के बदलने के परिणाम स्वरूप जो है वो वैश्विक वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण जो है वो भी बदल जाएगा, और उसके बदलने के परिणाम स्वरूप कहीं बहुत हार्श कंडीशन हो जाएगा, कहीं बहुत अधिक ठंड हो जाएगी, कहीं बहुत अधिक गर्मी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सामान्य जीवन स्तर है, सामान्य लाइफ फॉर्म है पृथ्वी के ऊपर, वो ज्यादा नहीं चल पाएगा, या फिर बोले तो वो वल्नरेबल हो जाएंगे एक तरीके से। और वल्नरेबल होने के साथ साथ जो है वो क्या होंगे फिर उनके साथ, तो वहां प्रभाव अलग पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं जो आर्कटिक बर्फ के पिघलने के कारण हो रही है। और जैसा कि भूमंडलीय तापन जिस गति से हो रहा है, हर साल हम कहीं ना कहीं जलवायु सम्मेलन कर रहे हैं। 1992 से कर रहे हैं, रियो डी जेनेरियो से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की बात कर रहे हैं, पृथ्वी के तापमान के बढ़ने को रोकने की बात की जा रही है। तो इन सभी चीजों से क्यों, तो कारण है दशक के हिसाब से अगर 12% कम हो रहा है जो आप देख रहे हो, यानी कि ये पिछले 40 सालों से हो रहा है। तो नियर अबाउट अगर हम बोले तो 12 गुने 4 यानी लगभग 48%, और 6 गुने 4 यानी कि 50% आर्कटिक की बर्फ पिघल चुकी है, 50 बची है। आने वाले दशक में 12% और कम हो जाएगी। और सबसे अहम बात है, ये जो परसेंटेज है ये बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पृथ्वी का तापमान तो बढ़ रहा है। और वर्तमान समय में 2023-24 के डाटा को ले, नोवा डाटा को, तो लगभग पृथ्वी का तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और 1992 में हमने यह सोचा था कि जो सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो में, कि 2040-50 तक हम पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, जिस पर सहमति हुई थी। और अगर 92 से 2024 तक की बात करें तो नॉर्मली अभी केवल 30 साल हुए हैं, और इन 30 सालों में ही 1.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और अभी 2040-50 आने में लगभग 20 साल बाकी है। यानी कहीं ना कहीं भूमंडलीय तापन की जो गति है वो बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है बर्फ पिघलने की गति भी बढ़ जाएगी। तो ये कहीं 12% से बढ़कर 15% या 20% चला गया तो भी दिक्कत हो सकती है, और इससे अन्य प्रभाव पड़ेंगे। और जो सबसे चिंताजनक प्रभाव है, जैसा मैंने आपको बोला, ये पृथ्वी प्रकृति का जेल है। तो जो जीवाणु, जो वायरस, बैक्टीरिया यहां हानिकारक है पृथ्वी के वर्तमान जीवन के लिए, वो अगर वहां फंसे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर वो निकलेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे। हो सके आने वाला जो वायरस वो कोरोना से ज्यादा भयानक भयावह हो सके वो और नुकसान करे। तो इन सारी चीजों से बहुत परेशान है सभी, और सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि आखिरकार इसको रोका कैसे जाए। और रोकने का इकलौता उपाय है कार्बन उत्सर्जन कम करना, भूमंडलीय तापन को कम करना। अगर हम वर्तमान समय पे भी रहने देते हैं तो भी कम से कम अभी भी 50 साल लगेंगे कम होने में। तो 50 साल में हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी हो जाएगी, और जब धीरे धीरे कम होने लगेंगे तो पृथ्वी उसको बैलेंस करने लगेगी। बैलेंस करेगी तो बर्फ बढ़ेगी भी। तो यहां उल्टा भी हो सकता है, बर्फ बढ़ सकती है, अर्थ अपने आप को रेजुविनेट कर सकती है, पुनर्जन्म जिसे बोलते हैं वो अर्थ कर सकती है अपने पर्यावरण का। और सबसे अहम बात है कि अगर हम प्रकृति को छोड़ दें तो वो खुद को फिर से रिसाइकल में डाल देती है, यानी कि वो अपने आप को फिर से ठंडा करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर हम उसको गर्म करना बंद करें तब तो, अगर पृथ्वी गर्म होती रहेगी तो ठंडा होने का उसे समय नहीं मिलेगा, पर्यावरण को समय नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आने वाली जो स्थिति होगी वो ज्यादा भयावह होगी।
और ज्यादा चिंताजनक होंगी। इसीलिए अब बात उठती है इसे बताया क्यों नहीं जाता है। तो देखो, आम आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कम सोचता है, उसकी थिंकिंग पावर कम है, और सबसे अहम बात है वो एक निश्चित एरिया में रहता है। तो अगर कहीं कुछ हकीकत ज्यादा बुरी पता चल जाए तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उपद्रव मचेगा, इनस्टेबिलिटी होगी, प्रॉब्लम्स इकट्ठे हो जाएंगे। बोल दिया जाए 50 साल तक पृथ्वी है या फिर जीने योग्य रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी, जो लड़ेगा वो जिएगा। तो जाहिर सी बात है कि ना तो आप अपना काम ढंग से करोगे, ना हम अपने फ्यूचर जीवन यापन के लिए ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी और टर्बुलेंस आ सकता है। तो ये चलता तो है, लेकिन वही है जैसे कि कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, कुछ पर्यावरणवादी हैं, जो इन सभी चीजों को बताते रहते हैं ताकि पब्लिक प्रेशर से भी तो ऐसा हो, मेजॉरिटी जब बोलेगी तो भी तो ऐसा हो, क्योंकि केवल 10% लोग नहीं 100% लोग जीना चाहते हैं। अब इस स्थिति में 10% ही जी पाएंगे जिनके पास पैसा है। और बच्चों, जो मैंने महासागरीय धाराओं में बदलाव की बात की है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। एक मूवी आई थी 2006 में, डे आफ्टर टुमारो। इस मूवी को ध्यान से देखना तो आपको पता चलेगा कि ध्रुवों की बर्फ पिघलने से और भूमंडलीय तापन होने से, यह मूवी हिंदी में भी है, कि आखिरकार महासागरीय धाराओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और महासागरीय पे धाराओं पे प्रभाव पड़ने के कारण जो है वो मौसम कैसे बदलेगा, और उस मौसम के बदलने से जो है वो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डेली के या फिर जो ऊपरी अक्षांश में रह रहे हैं लोग, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो बच्चों, कुछ इस प्रकार से हमारा इस वीक का ये एक जो डीएनए पार्ट था वीकली, जिसमें कि हम वो एनालाइज करते हैं जो ज्यादातर आने वाले मेंस और प्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके मेरिट्स डिमेरिट्स। तो मैं आपको इनको फिर से एक बार याद दिला दूं। पहला है मिट्टी की गुणवत्ता, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है हमारा सोलर अलायंस। सोलर अलायंस में हमारी जो बेसिकली जो एनर्जी डिपेंडेंट है, ऊर्जा और फूड सिक्योरिटी दोनों, यानी विकास और जीवन, दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है, यह सबसे अहम बात है। खाद्य सुरक्षा इंपॉर्टेंट है या विकास? विकास के लिए ऊर्जा चाहिए, लेकिन ऊर्जा के लिए हमें जीवित भी रहना है, जीवित रहने के लिए खाद्य सुरक्षा चाहिए, ये सारी चीजें। फिर जो हम वैश्विक स्तर पे जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी कि वो ऊर्जा जो हार्नेस कर सकते हैं, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, इन सबको, इसमें अगर हम वैश्विक स्तर पे कोई भी काम कर रहे हैं तो किसको क्या देना चाहिए, किसको कितनी जरूरत है। फिर वहीं आता है पर्यावरण पे अब प्रभाव पड़ने लगा है, जानवरों की प्रवृत्ति पे प्रभाव पड़ने लगा है, और बदलती हुई जलवायु के कारण जानवरों के स्वभाव में भी बदलाव होने लगा है। और जो सबसे अहम है वो है आर्कटिक के बर्फ का पिघलना, यानी कि अर्थ के क्रायोस्फीयर का पिघलना, और क्रायोस्फीयर के पिघलने के कारण इसके दुष्परिणाम। अब बात उठती है इसके अच्छे परिणाम। इसके अच्छे परिणाम है, जमीन मिलेगी, यातायात बढ़ेगा, एक्सेसिबिलिटी होगी, नए नए रिसोर्सेज मिलेंगे, खनिज मिलेंगे जो बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अच्छी चीजें मिलेंगी तो बुरी भी तो मिलेंगी। सागर मंथन हुआ तो अमृत मिला तो विष भी मिला। तो अगर बर्फ पिघलेगी तो नया रिसोर्स तो मिलेगा, नो डाउट, नए संसाधन मिलेंगे, खनिज मिलेंगे, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ जो विष मिलेगा अमृत के साथ, उसका क्या? प्रॉब्लम यहां भी है। अमृत तो ले लेंगे, विष कौन लेगा? तो जाहिर सी बात है, विकसित देश अमृत ले लेंगे और विकासशील देश जो हैं वो विष के लिए रहेंगे। यानी कि अच्छी चीजें विकसित देश ले लेंगे और विकासशील देश खराब चीजें लेंगे। या बोलूं तो कहीं ना कहीं गठबंधन होगा। जैसे गौर कीजिए तो इंडिया आर्कटिक काउंसिल का मेंबर भी है। अब आर्कटिक काउंसिल का मेंबर होने का कारण क्या है? जो 8 देश है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो आर्कटिक देश आर्कटिक सर्कल के पास है, जिनका उस एरिया पे कब्जा है या फिर वो नजदीक है, तो वहां के संसाधन तो उन्हीं का होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया भी जियोपॉलिटिक्स खेल रहा है, भू राजनीति खेल रहा है। तो इन सारी चीजों का, पॉलिसीज का बनाने का जो कारण है, ये सब आता है इसके अंदर। तो बच्चों, मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर, जो आपके आने वाले पेपर में 2025 और उसके आगे
इंपॉर्टेंट होंगे प्री और मेंस दोनों के अंदर। तब तक बच्चों थैंक यू, हैव अ नाइस डे।